Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. Now today we will discuss about the syllabus of KSET part 2. ठीक है, पार्ट 2 क्यों बोले तो इसलिए क्योंकि 5 लेसन का जो सिलेबस था या तो 5 यूनिट्स का जो सिलेबस था ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम यूनिट 6 से डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, यूनिट 6 क्या बताता है? यूनिट 6 क्या है? लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बता दो। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है सर कर बोलेगा तो ये लॉजिकल रीजनिंग वही चीज है जो मेंटल एबिलिटी का दूसरा पार्ट है। अभी जब मैं जो 5th लेसन था मैथमेटिकल रीजनिंग था, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग है, तार्किक चिंतन है। तो हमारा दिमाग थोड़ा भगाना पड़ते उसी पैराग्राफ या उसी स्टेटमेंट्स के अंदर आंसर रहते, हमें थोड़ा आगे पीछे करके क्या उसे देखने का रहता। मतलब उसका एक एग्जांपल, सम डॉग्स आर नॉट एलिफेंट्स एंड ऑल एलिफेंट्स आर डॉग, ऐसा स्टेटमेंट दिए रहते। उसके बेस पे तुम लोग को क्या है क्वेश्चन पूछते, कुछ कुत्ते हाथियां हैं लेकिन पूरे हाथियां कुत्ते हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आगे पीछे करके दिए रहते। तो कुछ एक स्टेटमेंट हाँ में रहे तो एक स्टेटमेंट ना में रहते, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव में रहते, एक स्टेटमेंट नेगेटिव में रहते। उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाते हैं नीचे बाजू। ठीक है, उसे जब मैं क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स बोलता, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स पूछना, मूड्स एंड फिगर्स पूछा जाता, अलग अलग शेप के डायग्राम्स वगैरह पूछे जाते हैं यहाँ पे। उसके अंदर ही आंसर रहते हैं, वहीं पे फाइंड करने का रहता है। थोड़ा चीजें फिगर और मोड के साथ में रहते हैं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फेलासीज। अभी फेलासीज क्या है कहने का तुम लोग को डायरेक्ट वीडियो में ही समझा दो, उसका मीनिंग तुमको बोलने से है जल्दी समझ में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, एग्जाम्पल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, कॉम्प्लेक्स से एग्जाम्पल की तरफ, ऐसे कुछ उन्हें कुछ एग्जाम्पल दिए रहते तो हम लोग को फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स चीजें देते या तो उसका एक जनरल रूल देते, ऐसे चीजें। नेक्स्ट एनालॉजीज। एनालॉजी सबको पता है, एनालॉजी कैसे दो वर्ड सेम रहते हैं, तीसरा वर्ड क्या है उसको रिलेट, पहले के दो वर्ड में क्या संबंध है तीसरे में बनाना, वैसी भी एनालॉजी आ सकती या दूसरे टाइप की भी एनालॉजी आ सकती है। नेक्स्ट वेन डायग्राम, ये तो सब लोगों को पता है कि वेन डायग्राम कैसा रहता है। ऐसा वेन डायग्राम निकाल के क्या करता है, दोनों गेम खेलने वाले इतने लोग हैं, तीनों गेम खेलने वाले इतने लोग हैं, एक गेम खेलने वाले इतने, या तो एक सब्जेक्ट पे पास होने वाले इतने, एक बड़ा सा वाइन डायग्राम होता है, उसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन लॉजिक्स, इंडियन लॉजिक्स में क्या प्रमाण, प्रमाण बोलेगे तो अंदाजे पे बताना। ठीक है, उसके बाद में अनुमान, अनुमान बोले तो तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना। ऐसे भी तो आंसर आपको क्या है आने के चांसेस हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको होने के चांसेस है। नेक्स्ट डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाटा इंटरप्रिटेशन में पूरा अच्छी तरह से समझ लिए 10 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। क्या रहते हैं सर डाटा इंटरप्रिटेशन में? देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन में एक ही चीज है, क्या है, उन्हें ऑलरेडी एक टेबल दिए रहते हैं, यहां पे दिए देखो बार चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, टेबल है, या तो क्वांटिटी क्वालिटी वाला एक टेबल दिए रहते, या तो गवर्नमेंट के डाटा का या तो पॉपुलेशन का एक टेबल दिए रहते, पाई चार्ट में एक टेबल दिए रहते, उसके बेस पे नीचे क्वेश्चंस रहता है। वो क्वेश्चंस कभी कभी एवरेज निकालने वाले भी क्वेश्चंस रहते हैं। ये डायग्राम के, ये पाई चार्ट या पाई डायग्राम के अंदर जो डायग्राम्स जो एवरेज है उसका एवरेज निकालो, उसका परसेंटेज निकालो, इतने लोग इतने ईयर में क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या नहीं कर रहे थे, ये सब चीजें क्या है वहाँ पे ये सब चीजें बता दे। अभी यहाँ देखो डाटा एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डाटा भी तुम्हारे सामने लाके रख सकता है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अगर लगेंगे तो 10 मार्क्स पूरे लगेंगे, नहीं लगे तो भी उसमें मार्क्स पूरे लेना मुश्किल है। ठीक है, लगेंगे तो पूरे लगेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह समझेंगे उसको। यूनिट नंबर 7 तो डाटा इंटरप्रिटेशन था। अब यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हमें आईसीटी के नाम से जान। आईसीटी, तो आईसीटी के टर्मिनोलॉजी क्या है, आईसीटी आया कहां से, आईसीटी क्या बताता है, आईसीटी इसमें क्या चीजें होते हैं, इसमें ये किस तरह से टीचिंग में हेल्प होता है, बच्चों को हेल्प करता है, उस चीज उसको रिलेटेड पूछता है। नेक्स्ट उसी आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है कौन सा, इंटरनेट। इंटरनेट को किस तरह इस्तेमाल करना, इंटरनेट में आने वाली चीज कौन कौन से, जैसा कि www, इसका मीनिंग क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है।
ऐसा नॉट, बहुत सारे पेजों को मिला के वेब पेज कहा जाता है। इसी तरह ठीक है, सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल सर्च इंजन है, विप्रो सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, ऐसे अलग अलग सर्च इंजन हैं। वो सर्च इंजन को पूछते या तो इंटरनेट के रिलेटेड 4G 5G के बारे में भी पूछ सकते है क्या नहीं। कंप्यूटर के बेस में भी बहुत सारी चीजें आती है। ईमेल है, ईमेल कितने लोगों को इस्तेमाल करते हैं, BCC करने का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो ये सारी चीजें ईमेल के अंदर भी, ईमेल कितने लोगों को भेजा जा सकते, ईमेल कब कितने लोगों को भेजा जा सकते, या तो नॉर्मल रहे तो कितने लोगों के लिए भेजा जा सकते, कैसे ऐड करना ईमेल के अंदर, ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आती। नेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। अब इसके लिए तो जूम मीट, गूगल मीट है क्या नहीं, टीच मिंट, ये जितने भी ऐप्स हैं वो ICT के बेस पे ही हैं। उसमें वीडियो भी रिकॉर्ड होते हैं, उसमें जो जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हमें करते हैं उसके अंदर मेंबर्स को ऐड करने का पावर है, म्यूट करने का पावर है। ये सारी चीजें कौन डेवलप करे, कब डेवलप करे, कैसे हेल्प होती है एजुकेशन के अंदर, वो सारी चीजें हमें यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में हमें डिजिटल कॉन्फ्रेंस कब से इस्तेमाल करने लगे, हायर एजुकेशन के अंदर कौन कौन से डिजिटल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल डिजिटल बोर्ड आया हुआ है, ऐसा है, ऑडिटोरियम के अंदर 3D का पर्दा आया हुआ है, इस बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। OHP आया हुआ है, ओवरहेड प्रोजेक्ट है क्या नहीं है? तो ओवरहेड प्रोजेक्ट सब लोगों को मालूम है। OHP जो फ्लैश डाल के दीवार के ऊपर हम दिखा दो तो वो OHP है। लेंसेस है, लेंसेस डाल के दिखाना, पेपर शीट, पेपर के शीट्स को दिखाना, ट्रांसपेरेंट शीट डाल के दिखाना, ये सारी चीजें बहुत सारे हमें क्या करते हैं हायर एजुकेशन में डिजिटल वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसी डिजिटल की वजह से मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है, तो एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नॉट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, अभी उसके बाद में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बारे में तुम ना को बहुत सारी चीजें पूछ सकते, क्या देखो, पहला डेवलपमेंट और एनवायरमेंट, हमें किस तरह से डेवलप हो रहे हैं और हमारे साथ साथ एनवायरमेंट डेवलप हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सी चीजें एनवायरमेंट को अपोजिट है, कौन सी चीजें एनवायरमेंट के साथ हैं, एनवायरमेंट को किस तरह बचाते बचाते हम डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकते तुम ना कोई यहाँ पे चंद्रयान के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों चंद्रयान? क्योंकि वहां पे वो हमारे नेशन के डेवलपमेंट को बताता है, वो हमारे कम्युनिकेशन को बताता है, या तो यहाँ से डाल के यहाँ पे यहाँ डाल के आपको क्वेश्चन पूछते हैं। अभी रही बात एनवायरमेंट की, हमारे पास ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट को देख को हमारे दिमाग में क्या आता है, ठीक है, तो कितने लोग एनवायरमेंट को प्यार करते हैं, एनवायरमेंट को प्यार करने वाले लोग कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसा कि सुंदरलाल बहुगुणा थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर मेधा पाटकर थे, हमारे कर्नाटक के अंदर सालुमरद तिम्मक्का है। ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में भी पूछ सकते, एनवायरमेंट के बारे में कौन क्या क्या करे, प्रोटेस्ट हुए कैसे हुए, मूवमेंट कौन कौन से चले। अभी कैगा का जो एजिटेशन था, कैगा को अपोजिट करने के लिए डॉक्टर शिवराम कारंत ने सामने आकर कैगा की चीज को अपोज करती, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट को बचाना था। तो वैसे चीजें यहाँ पे हमें देख सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी के साथ। नेक्स्ट, एनवायरमेंट इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह हो रहे, ग्लोबल वार्मिंग के रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होता है। नेक्स्ट, ऑल पोल्यूशन, ऑल पोल्यूशन बोले तो मैं पूरे अलग अलग पोल्यूशन थे, मैं उसे ऑल पोल्यूशन बोल के नाम दिए सर। कौन सा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, माहौल की आलूदगी, आवाज की आलूदगी है क्या नहीं है। नेक्स्ट, सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी की आलूदगी, वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी या तो आबी आलूदगी, ऐसे बहुत सारे, जिसे हमें परिसर मालिन्य, वायु मालिन्य। डेवलपमेंट बोले तो तुमने को ऑलरेडी मालूम है, अभिवृद्धि करने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, समझ में आ रहा है यार। उसके बाद में नेचुरल डिजास्टर्स, ये क्या नेचुरल डिजास्टर फीस सब लोगों को मालूम है, साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, है क्या नहीं। नेक्स्ट, लैंडस्लाइड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट, क्लाइमेटिकल चेंजेस, तो क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है वहां पे, ये भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेचुरल एंड एनर्जी सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस कौन से, एनर्जी सोर्सेस कौन से, रिन्यूएबल सोर्सेस कौन से, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कौन से, कन्वेक्शनल रिसोर्सेस कौन से, नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेस कौन से, ये क्या बता रहे हैं सर, तवानाई और तवानाई के जर्रात, समझ में आ रहे, नेचुरल एंड एनर्जी सोर्सेस
कुदरती जो अशिया हैं, कुदरती जो मादनियात हैं, उनके बारे में देखना है। एनर्जी सोर्सेज बोलेगा तो कुव्वत के जो सोर्सेस हैं, कुव्वत के जो जराए हैं, जिसके अंदर पेट्रोलियम भी आ सकते, सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारे चीजें इसके अंदर देखते। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी यहाँ पे नजर आता है। वो एक्ट में क्या कानून है, वो एक्ट में कितने, कौन वो एक्ट को लाए, किसकी गवर्नमेंट थी, क्या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या काम अंजाम दिए वो लोग, ये सारी चीजें वहां पे देखती। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे एनवायरमेंट को लेके इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है, यूएनओ का कंट्रीब्यूशन क्या है एनवायरमेंट के अंदर। ऐसा नोट, अब पाकिस्तान के अंदर फ्लड सिचुएशन क्रिएट हुई थी, बहुत सारे कंट्रियों के अंदर फ्लड सिचुएशन आता, तो वो भी इसके अंदर उन्हें कभी भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक चीज को कभी भी लिमिट नहीं डाल सकते केस सेट के अंदर। तो इसीलिए थोड़ा ग्लोबली रहना जरूरी है हमारे लिए। कर्नाटक के लिए है ही तो है ही हम लोग, कर्नाटक के अंदर जो होता है उसको मिस करना ही नहीं है। तो भारत में होता है वो भी मिस नहीं करना है, और वर्ल्ड में भी नहीं होता वो भी उसको नहीं करना है। क्यों कर बोलेगा, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन कौन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एनवायरमेंट कहाँ है पूरे दुनिया में, 33% एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट है। 100 के अंदर 33% एनवायरमेंट चाहिए, माहौल चाहिए। तो हमारे पास है कितना, 21.6% है, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर। तो हमारी हालत एनवायरमेंट पे बहुत खराब है। तो वो वाले चीजें क्या करते हैं, ये लेसन में हमें देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अभी 10th लेसन क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, और जो एग्जाम चला रहे हैं वो अथॉरिटी के बारे में भी जानना है, यूजीसी नेट के बारे में भी जानना है, वो हायर एजुकेशन के बारे में 10th टॉपिक है, उसको देखेंगे। अब जनरल पेपर का जो 10th टॉपिक है, 10वां जो बाब है, वो हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन कब से स्टार्ट हुई, इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन अब कैसी है, इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर सबसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कौन कौन से हैं, ये थोड़ा हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। अभी एग्जांपल देखो, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। पहले जमाने में एंशिएंट इंडिया में कैसा कैसा एजुकेशन दिया जाता था, और हायर एजुकेशन लर्निंग के सेंटर कौन कौन से थे, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे। हम सबको पता है कि पहले जमाने में अग्रहारास थे, घटिकोत्सवास थे, मठास थे, ये सब चीजें थे। इसके बावजूद भी हमारे पास बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज थे। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहां पे कौटिल्य इकोनॉमिक का एक प्रोफेसर हुआ करता था जिसने अर्थशास्त्र की बुक लिखी। उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो गुप्ता डायनेस्टी के दरबार में रहने वाले कुमार गुप्ता, वंदनीय कुमार गुप्ता अथवा कुमार गुप्ता फर्स्ट के दरबार में बनाया गया 427 के अंदर CE के अंदर। यहाँ तक ये भी पता रहना चाहिए कि हुवेन सांग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा और वहीं पे एक प्रोफेसर बन के काम भी किया। उसके बाद में हमारा जो कांची था, सबसे बड़ा हायर एजुकेशन वाला प्लेस था। क्यों कांची, क्योंकि हमारे पास संगमा पीरियड बोल के आते, संगमा एज बोलते आते, संगमा युग पुकारते हमें, जहाँ पे बहुत सारे बुक्स लिखे जाते हैं। चेरा, चोला, पांड्या लोग, ये तीनों डायनेस्टी वाले क्या करते हैं, संगमा लिटरेचर को, संगम साहित्य को आगे बढ़ा दो, संगम तालीम को आगे बढ़ा दो। वो एरा ही बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे बुक्स आती है वहां पर। वो चीजें याद रखना है हमने को हायर एजुकेशन के अंदर। ठीक है, ये मयूर वर्मा जो था वो कांची के अंदर गया था। क्यों कांची को गया था, क्योंकि अब कांची हायर एजुकेशन सेंटर था, हायर एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, एंशिएंट इंडिया से हो, बहुत सारे बुक्स आती है वहां पे। ओके, इलंगो वडिगल है, शिलपतिकारम करने की बुक लिखते, सत्यनारा मणिमेघलई करने की बुक लिखते, तोड़का पियर करने वाला तोड़का पीएम करने की बुक लिखते, तिरुवल्लर करने वाला तिरुवल्लम करने की बुक लिखते। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं वहां पर। ठीक है, उसी तरह एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, हमारे हिंदुस्तान में हायर लर्निंग कब स्टार्ट हुई कहने का, ये भी चीज पहले जमाने से भी स्टार्ट है, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कब आती, तो हमारे 1835 के अंदर, थोड़ा दिमाग भगाओ, लॉर्ड मैकॉले कमीशन अपॉइंटेड होते। उसके बाद में 1854 के अंदर क्या होता है, चार्ल्स वुड्स कमीशन आते। चार्ल्स वुड कमीशन वैसी वो कमीशन है जो हिंदुस्तान में 3 यूनिवर्सिटी बनाने की परमिशन दे थे। कौन कौन से 3 यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी। 3 यूनिवर्सिटी वहां पे बनाई जाती, वो भी चार्ल्स वुड कमीशन के द्वारा।
ऐसे बहुत सारे, हंटर कमीशन है एजुकेशन के लिए, है क्या नहीं? ऐसे बहुत सारे कमीशन हैं जो हमें देखना है, ठीक है? उतना ही नहीं, हायर एजुकेशन उतना ही नहीं, इंडियंस भी बहुत सारे लोग हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय एजुकेशन के लिए काम किए। सर सैयद अहमद खान AMU बना दे। AMU का मीनिंग क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है क्या नहीं? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज किसने खोला? राजा राम मोहन राय ने खोला। दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी कॉलेज खोला, है क्या नहीं है? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन ओपन करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे पास हायर एजुकेशन के पहले थे। रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में रिसर्च कैसा चला? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अभी हमें क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। आजादी के बाद में ही हमको क्या मिलते हैं? राखी गरी करने का एक सबसे बड़ा साइट मिलते हैं हम ना को इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अभी भी वो इन्वेंशन चालू है, अभी भी वो रिसर्च चालू है, ठीक है? पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में क्या क्या रिसर्च हुए, अभी हमारे सबसे बड़े स्कॉलर्स हैं हिस्ट्री के अंदर, उनको नामा याद रखना। तो ऐसे लोगों को याद रखना, रोमिला थापर है, इरफान हबीब सर है, ठीक है? प्रोफेसर B शेख अली है हमारे पास कर्नाटक में। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हिस्ट्री के अंदर, एक एग्जांपल दिया तुम लोग, यहाँ पे जनरल के अंदर भी देखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में ओरिएंटल, कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल लर्निंग प्रोग्राम्स, इंडिया के अंदर कैसे कैसे प्रोग्राम्स बनाए, पहले की गवर्नमेंट कैसे बनाई थी, अब की गवर्नमेंट किस तरह से प्रोग्राम्स बनाई हुई है, वो प्रोग्राम्स को जानना है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। एजुकेशन हमारे पास कैसी कैसी देना, हमें तीनों टाइप की एजुकेशन दे रहे हैं। कौन से? प्रोफेशनल एजुकेशन भी हमारे इंडिया में है, टेक्निकल एजुकेशन भी हमारे इंडिया में है। टेक्निकल एजुकेशन की एग्जाम्पल IIT, IIM है क्या नहीं? IIT बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है उसके। स्किल बेस्ड एजुकेशन भी हमारे पास दी जा रहे हैं। मेडिकल फील्ड के जितने भी डिग्रीज हैं वो स्किल बेस्ड है। उसके बाद में ITI है, स्किल बेस्ड है, B.Ed है, ओरिएंटेड है, प्रोफेशनल वहाँ पे देखी जाती। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेशन हमारे सिस्टम है, वो चीज़ों को हमें देखना जरूरी है। अब वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, यहाँ पे तुम ना को डिसीज के नेम भी आ सकते हैं, वो डिसीज लाइक कोविड के वैक्सीनेशन भी पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंट का एजुकेशन, माहौलियाती तो तालीम है, वो हमको पूछी जाएगी। नेक्स्ट, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसीज क्या है? तो गवर्नमेंट कौन कौन से पॉलिसी बनाए? साक्षर अभियान है क्या नहीं है? वो वाली पॉलिसी, स्वच्छ भारत अभियान है, वो भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर देख सकते हैं उसे। ओके, अभी एजुकेशन के रिलेटेड पॉलिसीज बहुत सारे हैं। अभी NEP 2020 है, NCF है, उससे पहले 1986 का NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है क्या नहीं? वैसे पॉलिसीज हमारे इंडिया में, साक्षर भारत बनाया गया है, RTE एजुकेशन आया, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, RTE है क्या नहीं है? RTE के हिसाब से 25% प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन रखते हैं, लेबर्स के बच्चों को, वर्कर के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को। 21A आर्टिकल 86 अमेंडमेंट बनाया गया, उसके अंदर 21A आर्टिकल को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है हमारे एजुकेशन के लिए। माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप दी गई, माइनॉरिटी के यूनिवर्सिटीज बनाए गए। अभी मन्नो है, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज बनाए गए, गवर्नेंस की गई। आज भी गवर्नेंस करने के लिए देखो, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इन्होंने एक ब्रांच ओपन किया एग्जाम चलाने के लिए। उस NTA बोलेगे तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये बनाया क्या नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं एजुकेशन में ही इंप्रूवमेंट करने के लिए है ना। उसके बाद में कोठारी कमीशन है, ओके, मोदलियार कमीशन है, राधा कृष्णन कमीशन है, बहुत सारे कमीशन भी बनाई जाती है हमारे पास। NCTE है, NCERT है, CBSE है, अलग अलग बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड्स को भी याद रखना जरूरी है। अलग अलग AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ओके। उसके बाद में DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे बड़े 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 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास, उनको मेंटेन कौन करती हैं, क्या करती हैं, वो सब चीजें इस लेसन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को
बोलने का मत भूलिए कि ये इससे फायदा हो सकता है आपको। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।